हेलो वर्ल्ड, इट्स आतिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम रेस्ट ऑपरेटर को समझेंगे कि किस तरीके से आप रेस्ट ऑपरेटर को एरे, ऑब्जेक्ट या फंक्शन पैरामीटर में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रेस्ट ऑपरेटर ने जावास्क्रिप्ट को बहुत ही फैंटास्टिक बनाया है। रेस्ट ऑपरेटर की मदद से आप एरे या ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज़ है और उन 5 में से आपको 2 प्रॉपर्टी को सेपरेट करना है और बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ है उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में इन तीनों को जंबल अप करके आपको अलग करना है। तो वो आप रेस्ट ऑपरेटर की मदद से बहुत ही ईजीली कर सकते हो। और सेम एरे में, अगर आपके पास एरे में 5 वैल्यूज़ है और आपको 2 वैल्यूज़ को सेपरेट वेरिएबल में सेव करना है और बाकी जो 3 वैल्यूज़ है उसको जंबल अप करके एक पर्टिकुलर वेरिएबल में इंसर्ट करवाना है, तो वो आप रेस्ट ऑपरेटर की मदद से बहुत ही इजीली कर सकते हो। और उसी सेम तरीके से फंक्शन में, अगर आपको फंक्शन पैरामीटर के अंदर फर्स्ट जो 2 पैरामीटर है उसको सेपरेट वेरिएबल में कैच करना है और बाकी के रिमेनिंग जितने भी पैरामीटर्स है उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में आपको कैच करना है, तो वो रेस्ट ऑपरेटर की मदद से आप बहुत ही ईजीली कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, डीपली समझेंगे कि किस तरीके से आप रेस्ट ऑपरेटर को जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज हम देखेंगे रेस्ट ऑपरेटर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि रेस्ट ऑपरेटर का सिंबल क्या है। तो रेस्ट ऑपरेटर का सिंबल स्प्रेड ऑपरेटर की तरह ही है कि यहाँ पे आपको 3 डॉट से रेस्ट ऑपरेटर को डिफाइन करना है। आप 3 डॉट की मदद से रेस्ट ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रेस्ट ऑपरेटर एरे के साथ किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको ये रेस्ट ऑपरेटर समझना है तो सबसे पहले आपको एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पता होना चाहिए। अगर आपको एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पता है तो इस वीडियो को पहले देख ले, जिसमें कि मैंने आपको समझाया है कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या है और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या है। उसको समझने के बाद ही आपको रेस्ट ऑपरेटर अच्छे से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरे से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एरे में ये रेस्ट ऑपरेटर वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एरे है, एरे 1 करके, उसमें वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5। ओके, अब हमें ये करना है कि एरे की जो फर्स्ट 2 वैल्यू है उसको सेपरेट वेरिएबल में लेना है और रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ है 3 4 जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ के बाद जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसको एक पर्टिकुलर एरे में हमें इंसर्ट करवाना है। तो उस कंडीशन में ये रेस्ट ऑपरेटर हमको हेल्प करेगा। किस तरीके से, लेट्स सी। यहाँ पे हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको एरे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पता है तो मैं आई बटन में वीडियो टैग कर रहा हूँ, उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ही आपको रेस्ट ऑपरेटर अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ है उसको ए और बी में हमें इंसर्ट करवाना है और उसके बाद की जो भी वैल्यूज़ है, उसके बाद की रिमेनिंग जो भी वैल्यूज़ है उसको हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव करवाना है। तो किस तरीके से हम करेंगे कि शुरू की जो 2 वैल्यू है वो हमने अलग अलग वेरिएबल में कैच कर ली, ए और बी में, और उसके बाद हमने रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ किया और एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब इस वेरिएबल में वैल्यू किस तरीके से आती है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ओके, और यहाँ पे हमने एरे 1 को टैग कर लिया क्योंकि ये इस तरीके से हम एरे को डिस्ट्रक्चर करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एरे 1 को असाइन कर लिया। अब क्या होगा कि एरे 1 की जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए के साथ असाइन हो जाएगी। एरे 1 की जो सेकंड वैल्यू है वो बी के साथ असाइन हो जाएगी और उसके बाद की जो भी वैल्यूज़ है एरे 1 की, ये 2 वैल्यू के बाद रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ है वो सब इस एरे 2 के अंदर एज ए एरे असाइन हो जाएगी। मतलब कि ये एरे 2, ये जो एरे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एरे 2 लगाया है। तो इस एरे 2, ये एरे 2 एक एरे है, ये ARR2। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर नाम चेंज कर लूँ और रेस्ट लिखूँ तो ये जो रेस्ट वेरिएबल है, ये रेस्ट वेरिएबल एक एरे है। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या ये सच में एरे है कि नहीं।
सो console.log रेस्ट। ओके, अब देखते हैं कि ये रेस्ट में हमें किस तरीके से वैल्यू मिल रही है। देखिए यहाँ पे ये रेस्ट एक एरे क्रिएट हो गया है जिसमें कि 3, 4, 5 मतलब कि पहली 2 वैल्यू के बाद जितनी भी वैल्यूज है रिमेनिंग वो सारी वैल्यूज रेस्ट में हमें मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एरे, राइट। यहाँ पे 6, 7 भी कर लूँ मैं और कंट्रोल एस सेव करूँ और प्रोग्राम को वापस रन करूँ तो देखिए ये पहली 2 वैल्यू के बाद रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज है वो हमें इस रेस्ट वेरिएबल में एज ए एरे कैच हो गया है। देखिए ये, तो इस तरीके से हम रेस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या ए और बी में क्या वैल्यू आई है। बी, कंट्रोल एस सेव, लेट्स सी। देखिए ए के अंदर हमें 1 मिला और बी के अंदर 2 मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए में इंसर्ट हो जाएगी, इस एरे की जो सेकंड वैल्यू है वो बी में इंसर्ट हो जाएगी और रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ है वो रेस्ट पैरामीटर में इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो मैं आई बटन में वीडियो टैग कर ली है, वो आप देखिए तभी आपको ये रेस्ट ऑपरेटर समझ आएगा। तो इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर वर्क करता है कि जब भी एरे डिस्ट्रक्चरिंग के समय आपको पर्टिकुलर वैल्यूज़ को, फॉर एग्जांपल 100 वैल्यूज़ में से आपको सिर्फ शुरू के 3 वैल्यूज़ ही सेपरेट वेरिएबल में चाहिए और बाकी के रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ है उसको एक पर्टिकुलर एरे में आपको इंसर्ट करवाना है, तो आप रेस्ट ऑपरेटर की मदद से बहुत ही ईजिली वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं हम कि रेस्ट ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी, इसको मैं कमेंट कर लूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है obj1 करके और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं नेम, ओके। तो हमारे पास ये obj1 है और उसमें नेम, एज, जेंडर और स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ है। अब हमें ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है और हमें सिर्फ नेम प्रॉपर्टी एक सेपरेट नेम वेरिएबल में चाहिए, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, रिमेनिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमें एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट में सेपरेट सेव करना है। मतलब कि इस obj1 में से नेम प्रॉपर्टी को अलग करना है और रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक अलग ऑब्जेक्ट में हमें सेट करना है। तो उस समय रेस्ट ऑपरेटर की मदद से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे ये समझने के पहले आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पता होना ज़रूरी है। मैंने आई बटन में वीडियो टैग की है, तो आप पहले ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को समझे तभी आपको रेस्ट ऑपरेटर समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करते हैं। अब यहाँ पे हमें नेम प्रॉपर्टी नेम वेरिएबल में सेव करना है, या तो नेम फॉर एग्जांपल डिस्प्ले नेम भी हम लिख सकते हैं, डिस्प्ले नेम। ओके, अब जो नेम प्रॉपर्टी है वो हमें डिस्प्ले नेम के अंदर चाहिए और रिमेनिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमें सेव करना है। तो यहाँ पे हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे 3 डॉट्स से, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये रेस्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं लिखता हूँ रेस्ट obj, मतलब कि रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इक्वल टू यहाँ पे हमें obj1 असाइन कर देना है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो obj1 ऑब्जेक्ट है उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले नेम के अंदर सेट हो जाएगी और रिमेनिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इंसर्ट हो जाएगा। ये जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है ये एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के वक्त। अगर आप ये सेम रेस्ट ऑपरेटर एरे में यूज़ करोगे, एरे डिस्ट्रक्चरिंग में, तो वो इसको एज अ एरे क्रिएट करेगा जो हमने अभी देखा। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ये रेस्ट पैरामीटर एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं, कंट्रोल सेव एंड देखते हैं
क्या ये परफेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं। या देखिए, नो सॉरी, यहाँ पे हमें नेम ही यूज़ करना होगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का रूल है कि जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी नेम है वो ही प्रॉपर्टी नेम आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, कंट्रोल एस सेव, CLS। या देखिए, ये जो नेम प्रॉपर्टी है, इस ऑब्जेक्ट की जो नेम प्रॉपर्टी है वो इस नेम प्रॉपर्टी के साथ असाइन हो गया, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है वो इस रेस्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल में इंसर्ट हो गया एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये रेस्ट ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट ऑब्जे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। देखिए, इसमें नेम प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि हमने इसमें से नेम प्रॉपर्टी अलग कर ली है, और उसके बाद रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस पैरामीटर में सेव हो गया है। तो इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर को हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि किस तरीके से हम रेस्ट ऑपरेटर को एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम रेस्ट ऑपरेटर को फंक्शन पैरामीटर में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कि हमें पता नहीं है कि कितने नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स हमें फंक्शन में मिलेंगे। तो उस समय, उस कंडीशन में आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट पैरामीटर। फंक्शन के टर्म में उसको बोलते हैं रेस्ट पैरामीटर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट फंक करके, और यहाँ पे हमें फर्स्ट दो वेरिएबल तो पता है कि a और b में हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे, उसके बाद कितने पैरामीटर्स आएंगे वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और रेस्ट पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने a में डाला 2, 3, उसके बाद 4, 5। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 पैरामीटर ही क्रिएट किया है, a, b और रेस्ट पैराम, मगर ये जो फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट है वो a और b में कैच हो गए, और रिमेनिंग जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो सारे इस रेस्ट ऑपरेटर में या रेस्ट पैरामीटर में हमें कैच हो गए। एज ए एरे हमें ये वैल्यूज़ मिलेगी इस रेस्ट पैर के अंदर। चलिए देखते हैं किस तरीके से वैल्यू हमें कैच होती है। console.log, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे CLS, रन द प्रोग्राम। देखिए, A के अंदर हमें 2 मिला, B के अंदर 3 मिला, और रेस्ट के अंदर हमें 4 और 5 एज ए एरे कैच हुआ है। तो इस तरीके से हम फंक्शन के अंदर रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके रेस्ट पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें फंक्शन में पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर या कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज़र पास करेगा, तो उस समय आप इस रेस्ट पैरामीटर का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको जितने भी रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट्स है वो इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर एज एन एरे कैच होगा। तो इस तरीके से हम रेस्ट ऑपरेटर को फंक्शन पैरामीटर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ ना आया हो, कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, तो इस वीडियो को वापस देखिए, ध्यान से समझे कि क्या कॉन्सेप्ट है, रेस्ट ऑपरेटर किस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है और डेवलपर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये ES6 का फीचर है। So that's it for this video and see you in the next one.